पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है कि पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर कलम। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव एंड इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट NPS versus UPS, यानी NPS that means नेशनल पेंशन स्कीम एंड UPS means यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हालांकि हमें तो चाहिए OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर भी वो कहा जाता है ना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो पर्याप्त तो हमारे पास NPS एंड UPS ही है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि विच इज बेटर, UPS और NPS, बिकॉज कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि NPS इज बेटर देन UPS एंड कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि UPS इज बेटर देन NPS। कुछ लोगों को तो ऐसा भी मानना है कि NPS जो कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड मार्केट लिंक ग्रोथ पर बेस्ड है, सो NPS इज बेटर देन UPS। एंड वो बता रहे हैं कि एटलीस्ट 50% रिटर्न के साथ वो करोड़ों का कॉर्पस बना रहे हैं, लाखों का पेंशन दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, बरसात के पानी से कभी खेती नहीं होती है साहब, या यूँ कह लीजिए कि बाढ़ के पानी से कभी खेती नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, रेस वही जीता जाता है जहाँ पर धीमी किंतु लगातार प्रयास हो। एंड कहीं ना कहीं UPS में ये चीज़ देखने को मिल रहा है। वीडियो में स्टार्टिंग में बने रहिए और आज हम इस वीडियो में बिल्कुल सहज और सरल तरीके से फुल एनालिसिस होने वाला है कि क्या हमें ऑप्ट करना चाहिए। बिकॉज रेलवे बोर्ड जो है एक गाइडलाइन जारी कर दिया है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 वी विल हैव टू ऑप्ट NPS और OPS, यानी आपको दो में से एक चुनना है, UPS या फिर NPS। तो माय डियर फ्रेंड, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। और इस आज के सेशन में हम लोग इस भी डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि NPS और OPS। NPS के बारे में हम लोग 2004 से ही जान रहे हैं, बट UPS के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बिकॉज जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि दोनों में बेटर कौन है। क्योंकि जब तक हमें A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, तब तक उसका हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, डिवीजन का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्टिंग बने रहिए और फुल एनालिसिस कर कर आप अपने कैरियर को एक नया हाइट दे सकते हैं। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और जैसा कि आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक गाइडलाइन जारी किया है, जो कि न्यू दिल्ली डेटेड 18 मार्च 2025 को ये सर्कुलर जारी किया गया है, जो कि RBI नंबर 22/2025 है। यानी एक एविडेंस के तौर पर यहाँ पर लाया गया है कि सचमुच में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है, जिसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज एन ऑप्शन अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। यानी नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसके अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को इंट्रोड्यूस रेलवे मंत्रालय के द्वारा कर दिया गया है, गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। तो ये एक एविडेंस के तौर पर यहाँ पर आपके सामने रखा गया है कि ये हवा में बात नहीं हो रही है कि UPS को ऑप्ट करना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ये आपके सामने रहा एविडेंस। अब हम लोग कम टू द पॉइंट पर आते हैं और सीधे बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि UPS वर्सेज NPS और OPS विच इज़ बेटर फॉर यू, या वी कैन से दैट विच इज़ बेटर फॉर अस, हम लोग के लिए बेटर कौन है। तो देखिए आगे देखते हैं, इसमें आगे कुछ क्या है। कहता है कि ऑन 24 अगस्त 2024 यानी 24 अगस्त 2024 को द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे UPS बोला जाता है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, यानी 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो जाएगा। एंड करेंटली ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम विच प्रोवाइड्स अ पेंशन बेस्ड ऑन मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट। Before 2004 all government employees received pension under the old pension scheme। यानी 2004 से पहले जितने भी
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाता था, एंड आफ्टर 2004 वो सभी को एनपीएस के दायरे में लाया गया। एंड इन 2004 the government introduced the NPS and discontinued the OPS, and the government received a backlash from employee for discontinuing OPS। हालांकि इसके लिए सरकार को काफ़ी आलोचना भी हुई कि OPS को डिसकंटिन्यू करके तो 2004 में NPS को लाया गया। Thus the government announced the UPS to provide assured pension amounts। However, only employees who are currently subscribers of the NPS including retirees can opt for the UPS। यानी कह रहा है कि अब वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर जो रिटायरी पर्सन है जो कि एनपीएस के दायरे में, वो चाहे तो 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस को वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। थोड़ा इसे समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो बेसिकली क्या है। कहता है द यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज अ न्यू पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2024। दिस स्कीम ऑफर्स ए ग्रांटेड पेंशन, फैमिली पेंशन एंड मिनिमम पेंशन to all central government employees। It can be extended to state government employed as well। यानी यूपीएस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर भी इम्प्लीमेंट होगा। एंड एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर एनपीएस कैन ऑप्ट फॉर द यूपीएस। यानी वैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो एनपीएस के दायरे में हैं वो 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी पर होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आखिर में यूपीएस में ऐसा क्या है जो कि हम यूपीएस को ऑप्ट करें। क्या रियल में यूपीएस इज बेटर देन एनपीएस? चलिए आगे देखते हैं। कहता है इट गारंटीज अ पेंशन अमाउंट ऑफ 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज विद एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। यानी इसमें कह रहा है कि यूपीएस में एक प्रोविज़न लाया गया है, एक सर्कुलर बना कर दिया गया है कि वैसे एम्प्लॉय जिनका लेंथ ऑफ जब 25 ईयर्स का हो जाएगा तो उन्हें 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा जो कि एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स का होगा। एंड इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट लाया गया कि अ मिनिमम पेंशन अमाउंट ऑफ 10,000 पर मंथ, जबकि ओपीएस में मिनिमम जो पेंशन था वो कितना था, वो 9,000 था अप्रॉक्स। तो इसमें एक जो एक्सपेक्ट लाया गया कि अ मिनिमम पेंशन अमाउंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय विद अ मिनिमम ऑन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस अपॉन सुपरन्यूएशन। यानी सुपरन्यूएशन के टाइम में यदि किसी एम्प्लॉय का जो लेंथ ऑफ जॉब है, यानी उनका जो कार्य अवधि है, जो टेन्यूर है, वो 10 ईयर्स का एटलीस्ट हो गया है, तो उन्हें पेंशन के रूप में एटलीस्ट 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है ना। जहाँ पर एनपीएस में कोई ग्रांटेड पेंशन की बात नहीं कही गई है या फिर कोई ग्रांटेड पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, वहाँ पर यूपीएस में ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है यूपीएस के अंतर्गत। कहते हैं इन केस ऑफ द पेंशनर्स डेथ 60% ऑफ द एम्यूलमेंट्स किन्हें प्राप्त हो जाएगा, तो वो 50% एम्यूलमेंट जो है वो सीधे पेंशन अमाउंट इमीडिएटली बिफोर द रिटायरीज डिमाइज विल बी गिवन टू हिज फैमिली। यानी यदि रिटायरीज का ये डिमाइज हो जाते हैं, यानी वो मतलब कि मृतक घोषित हो जाते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहते, मर जाते हैं, तो जो पेंशन अमाउंट होगा वो उनके डिपेंडेंट को, उनके फैमिली को दे दिया जाएगा। कितना? 60%। ये एक कहीं ना कहीं इसमें कह सकते हैं कि इसका लिमिटेशन है, बिकॉज ओपीएस में जो था वो जितना जो पेंशन बनता था वो फैमिली को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, यानी फैमिली को पेंशन मिलने लगता था जितना मिलता था। बट यूपीएस में ऐसा है कि 60% ही पेंशन मिल पाएगा डिपेंडेंट को, यानी जो उनके फैमिली मेम्बर हैं, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं कि यूपीएस, एनपीएस एंड ओपीएस में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है।
तब जाकर पूरी बात, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तब हम लोग एक कंक्लूज़न पर लास्ट में पहुँचेंगे कि हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए, यूपीएस या फिर एनपीएस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पार्टिकुलर्स क्या है, एलिजिबल एम्प्लॉयज़, यानी यहाँ पर क्या एलिजिबल एम्प्लॉयज कौन है, तो यूपीएस के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वेदर ही और सी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेंट्रल और स्टेट। ओके, एनपीएस में क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंडिविजुअल बिटवीन 18 to 16 ईयर्स एंड एनआरआई, है ना। यानी एनपीएस में क्या था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ साथ कोई इंडिविजुअल भी जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, जिनका एज 18 to 60 ईयर्स है, वो एनपीएस को ऑप्ट कर सकते थे, एनपीएस में अकाउंट खुला सकते थे। ठीक है, जबकि और एनआरआई भी, है ना। एनआरआई क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी जो वैसे जो इंडियन सिटीजन्स है जो आउटसाइड ऑफ इंडिया लिव करते हैं, यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं, उन्हें एनआरआई बोला जाता है, हालांकि वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही होते हैं, है ना। अब ओपीएस में क्या है, यहाँ पर था गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो देखिए यूपीएस और ओपीएस में यदि कंपेयर किया जाए तो यहाँ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात हो रही है और यहाँ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात हो रही है, तो एनपीएस से इस एस्पेक्ट में यूपीएस बेहतर हो रहा है, बिकॉज ओपीएस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, एनपीएस और ओपीएस। तो बात को समझिए, ओपीएस में जिस तरह से प्रोविज़न गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सिर्फ था, उसी प्रकार से यूपीएस में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए प्रोविज़न लाया गया है, बट एनपीएस में ऐसा नहीं था, वो सबके लिए था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पेंशन अमाउंट देखते हैं कि पेंशन अमाउंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पेंशन अमाउंट का था 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द 12 मंथ्स ऑफ द रिटायरमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, है ना, रिटायरिंग विथ एट लीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड प्रोपोर्शनेट पेंशन बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज विथ 10 to 25 ईयर्स सर्विस। यूपीएस में कह रहा है कि यदि किसी का 25 ईयर्स का लेंथ ऑफ जॉब हो जाता है, सर्विस हो जाता है, तो उन्हें 50% लास्ट जो बेसिक पे किया गया, यानी लास्ट के किसका, द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स, उसका 50% दिया जाएगा। जबकि यहाँ पर ओपीएस में क्या था कि 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड डीए और एवरेज अर्निंग ओवर द प्रीवियस 10 मंथ्स ऑफ सर्विस विच एवर इज मोर। यहाँ पर था कि दोनों में से जो अधिक हो वो उसे दिया जाता था, लेकिन एनपीएस को देखें तो पेंशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एनपीएस इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड द एक्युमुलेटेड कॉर्पस। यहाँ पर इसीलिए बोला गया था कि बाढ़ के पानी से खेती नहीं होती है साहब, इसीलिए इसी संदर्भ में बोला गया था। ये चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी एंड मार्केट लिंक्ड ग्रोथ पर बेस्ड है एनपीएस, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लाखपति और नहीं तो खाकपति भी। तो हमें क्या चाहिए, बस कंक्लूजन लास्ट में मिलेगा आपको। आगे देखते हैं कि मिनिमम पेंशन अमाउंट यूपीएस के अंतर्गत क्या है, तो 10,000 पर मंथ फॉर एम्प्लॉयज़ विथ एटलीस्ट 10 ईयर्स सर्विस। वैसे एम्प्लॉय जिनका कि लेंथ ऑफ जॉब 10 ईयर्स हो गया है, यानी आप समझ जाइए, यदि आप 10 ईयर्स का जॉब हो गए हैं और यूपीएस को आप ऑप्ट कर लेते हैं, तो आपको 10,000 रुपया तो मिनिमम पेंशन के रूप में, तो ओल्ड एज जब होगा आफ्टर रिटायरमेंट, तो 10,000 तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और वहीं पर यूपीएस ओपीएस में क्या था, 9,000 पर मंथ फॉर एम्प्लॉयज़ विथ एट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। वहाँ पर भी ओपीएस में भी था 10 साल की सर्विस के बाद वहाँ पर जो मिनिमम पेंशन था वो 9,000 पर मंथ था, जबकि यूपीएस में 10,000 पर मंथ किया गया। तो यहाँ पर यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि यूपीएस में एक अच्छा सर्कुलर लाया गया है। ठीक है, वहीं पर एनपीएस की बात करें, एनपीएस की, तो मिनिमम पेंशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो बात वही हो गया, इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्रेच्युटी के बारे में। यहाँ हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे कि ग्रेच्युटी आखिर में हम लोग निकालते कैसे हैं, ग्रेच्युटी निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। फिलहाल देखते हैं कि यूपीएस में ग्रेच्युटी क्या मिलेगा। तो ग्रेच्युटी इज पेड अलॉन्ग विथ अ लमसम अमाउंट, लमसम अमाउंट के साथ ग्रेच्युटी भी पेड किया जाएगा यूपीएस में। जबकि अच्छा, लमसम अमाउंट क्या होता है,
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि लमसम अमाउंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ओपीएस में क्या था कि अ ग्रेच्युटी ऑफ अप टू 12 लाख इज पेड टू एम्प्लॉयज़ अपॉन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम में ग्रेच्युटी के रूप में 20 लाख एम्प्लॉय को दिया जाता था ओपीएस के अंतर्गत, जबकि यूपीएस के अंतर्गत जो ग्रेच्युटी पे किया जाएगा वो अलॉन्ग विथ लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा एंड ग्रेच्युटी भी दिया जाएगा। आगे बस वीडियो में स्टार्ट टू बने रहिए, आगे आपको सब चीज़ क्लियर होगा। जबकि एनपीएस की बात करें तो देयर इज नो ग्रेच्युटी पेमेंट अंडर एनपीएस, तो यहाँ पर भी ये बाजी मारता हुआ दिख रहा है यूपीएस वर्सेज एनपीएस। फैमिली पेंशन की बात करें तो इन द केस ऑफ द रिटायरीज डेथ 60% ऑफ द पेंशन प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिफोर द डिमाइज गिवन टू द फैमिली। यानी यदि किसी रिटायरी पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसका 60% जो पेंशन का होगा वो प्रोवाइडेड उसके फैमिली को कर दिया जाएगा, यानी उसके फैमिली को 60% पेंशन के रूप में मिलने लगेगा। जो मिल रहा था उसका उससे 60%, यानी जो 100 रुपया मिल रहा था तो वो कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ मिलेगा। जबकि ओपीएस में क्या था कि इन द केस ऑफ द रिटायरीज अ डेथ हिज और हर फैमिली रिसीव द पेंशन अमाउंट। जो पेंशन अमाउंट मान लीजिए कि 100 रुपीज़ मिलता था पेंशन के रूप में ओपीएस के अंतर्गत, तो रिटायरीज पर्सन का डिमाइज हो जाने के बाद उनके फैमिली को भी 100 रुपीज़ ही मिलता था। ये फायदा था ओपीएस में, इसीलिए तो लड़ाई चल रही है कि वी वांट ओपीएस नॉट यूपीएस नॉट एनपीएस। बट अभी हमारे जो पास है, जो कहा ना, मैं इसीलिए फर्स्ट में बोला था कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और हमारे पास पर्याप्त जो है वो यूपीएस और एनपीएस है। तो एनपीएस से यहाँ भी बाजी मारता दिख रहा है यूपीएस। आगे देखते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन रेट। अब देखिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन रेट क्या है, जो गवर्नमेंट है वो एनपीएस के अंदर 40% ऑफ बेसिक सैलरी का 40% कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट करती थी, बट यूपीएस के अंतर्गत जो है वो बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट कर रही है। यहाँ भी एक बढ़ता कदम नज़र आ रहा है यूपीएस के अंतर्गत, जबकि ओपीएस इसलिए बेहतर था क्योंकि एम्प्लॉय को कोई भी कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में नहीं देना रहता था। खैर यहाँ पर हम लोग समझते हैं एनपीएस और यूपीएस को, तो जहाँ पर जो गवर्नमेंट था वो 14% का कंट्रीब्यूट कर रही थी, यहाँ यूपीएस के अंतर्गत 18.5% का कंट्रीब्यूट कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, कंपेयर तो बहुत आप लोग देखे होंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं कि यदि कोई 14% आपको दे रहा है और कोई 18.5% दे रहा है, तो आप ऐसे ही समझिए कि आपका इमोल्यूमेंट्स चाहे जितना भी हो यूपीएस के अंतर्गत तो ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कुछ क्या है। अब रिस्क फैक्टर देखते हैं कि किस में कितना रिस्क है। तो यूपीएस के अंतर्गत यदि रिस्क फैक्टर की बात करें तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर एक चीज़ हो गया कि ये तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन जो है वो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी वो आपका एनपीएस में भी है और यूपीएस के अंतर्गत भी है, जबकि ओपीएस में ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन का प्रोविज़न नहीं था, इसलिए ओपीएस बेहतर है। लेकिन हमें यूपीएस को ऑप्ट करना है या एनपीएस को, तो यहाँ समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फ्री एज इट प्रोवाइड्स एज एश्योर्ड पेंशन अमाउंट, यानी ये सुनिश्चित जो पेंशन की राशि है वो प्रोवाइड करती है कौन, यूपीएस। बट एनपीएस का देयर आर ए मार्केट रिस्क एज द रिटर्न्स डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट लिंक्ड फंड्स। ये तो मार्केट लिंक पर डिपेंड है, कुछ भी हो सकता है, बोला ना, लाखपति नहीं तो खाकपति। यहाँ पर क्या है, रिस्क फ्री एज इट प्रोवाइड्स एन एश्योर्ड पेंशन अमाउंट, यहाँ भी था, ओपीएस के अंतर्गत भी था। तो यहाँ भी तो यूपीएस बढ़ते नज़र आ रहा है कंपेरेटिवली एनपीएस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे और इसमें कुछ क्या। अब देखिए लमसम अमाउंट पेमेंट जो है यूपीएस के अंतर्गत जो है, अ लमसम अमाउंट इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज अपॉन सुपरन्यूएशन विच इज 1/10 ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन मंथली पे फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि यूपीएस के अंतर्गत जो लमसम अमाउंट दिया जाएगा, वो लमसम अमाउंट कैसे निकाला जाता है, वो बस वीडियो में स्टार्ट बने रहिए। अभी मैं आगे इस पर डिस्कशन करूंगा कि लमसम अमाउंट जो 1/10 है, लेट सपोज किसी का लास्ट जो सैलरी है बेसिक पे प्लस डी वो 60,000 है, तो उसका 1/10 कर लीजिए, है ना। एंड जो
6 मंथ की जो बात है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, वो उसका लमसम अमाउंट निकल जाएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं। बट इसमें क्या था, एनपीएस में 60% ऑफ द एनपीएस कॉर्पस कैन बी विड्रॉन एज ए लमसम अपॉन सुपरन्यूएशन। एनपीएस में सुपरन्यूएशन के टाइम में 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपको यूपीएस के अंतर्गत भी है, बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट टू एंड बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एनपीएस बेटर है या फिर यूपीएस। एंड ओपीएस में क्या था कि ये लमसम अमाउंट कुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नॉट एक्सीडिंग 40% थ्रू कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के थ्रू 40% से ज़्यादा आपको रिटायरमेंट के टाइम में नहीं मतलब मिल पाता था। ठीक है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यूपीएस के अंतर्गत जो है द गवर्नमेंट हैज एड टू प्रोवाइड क्लियरली इफ एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हैव एनी टैक्स बेनिफिट, जबकि इसमें था एनपीएस में कि 60% ऑफ द एनपीएस कॉर्पस विड्रॉन एज द लम्प सम इज टैक्स फ्री। वहाँ पर एनपीएस में टैक्स फ्री होता है 60%, एंड वाइल द रिमेनिंग 40% जो इन्वेस्टेड इन एनपीएस है वो स्कीम इज टैक्सेबल, वो टैक्सेबल है। और इसमें ओपीएस में नो टैक्स बेनिफिट्स, इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता था ओपीएस के अंतर्गत, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। इन्फ्लेटेशन यानी जो मंदी होती है तो उसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन बाय एडजस्टिंग पेंशन बेस्ड ऑन द ऑल इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI-IW। जबकि एनपीएस की बात करें तो देयर इज नो प्रोविजंस फॉर ऑटोमेटिक डीए इंक्रीमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जबकि ओपीएस की बात करें, क्यों लोग ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, तो उसका वजह यही है कि द पेंशन इज रिवाइज ट्वाइस अ ईयर। पेंशन को 2 बार रिवाइज किया जाता था, है ना, विद इन ईयर, 1 साल में 2 बार रिवाइज किया जाता था, 1 जनवरी 1 एंड 1 जुलाई 1 बाय इंक्रीजिंग द डियरनेस अलाउंस यानी डीए एंड डियरनेस रिलीफ यानी डीआर। और तब हम लोग को जो महंगाई भत्ता होता था तो उस समय बढ़ा कर दिया जाता था, और तब हम लोग का जो पहले के जो लोग थे अच्छी तरह से सरवाइव कर पाते थे। और यहाँ तो कुछ रिवाइज का बात है नहीं, तो इस वजह से लोगों को ओपीएस चाहिए, इस वजह से लोग ओपीएस के लिए ये कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ तक अधिक बात किए कि ओपीएस एनपीएस एंड यूपीएस में हम लोग एक डिफरेंसेस देखें कि क्या डिफरेंसेज है, तब यहाँ पर एक चीज़ नज़र आता है कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद या फिर इतना डिस्कशन के बाद यदि आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि विच ऑप्शन इज़ बेटर, एनपीएस और यूपीएस, तो बेस्ट ऑप्शन है यूपीएस। क्यों है यहाँ समझते हैं। वो इसलिए कि इंश्योर्स एन एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड मिनिमम पेंशन। यूपीएस के अंतर्गत मिनिमम पेंशन एंड फैमिली पेंशन एश्योर्ड है, सुनिश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा, 2 ही पैसा मिले लेकिन मिलेगा। एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज हायर देन इन एनपीएस। एनपीएस में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14% का है, जबकि यूपीएस के अंतर्गत गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 18.5% का है। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इन शॉर्ट like NPS we have right to draw up to 60% of corpus on retirement in UPS as well, and it's an important aspect of UPS which makes it better than NPS। ये जो पॉइंट है ना, वो आपको एक कह सकते हैं कि एक ब्रीफ है कि हाउ यूपीएस इज बेटर देन एनपीएस। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि एक चीज़ तो आप समझ लिए कि गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है यूपीएस के अंतर्गत अंडर यूपीएस, वो एनपीएस के अंडर ओनली 14% है, जबकि यूपीएस के अंतर्गत 18.5% का कंट्रीब्यूशन देने जा रही है गवर्नमेंट। तो इस एस्पेक्ट में भी यूपीएस इज बेटर देन एनपीएस। आगे समझते हैं कि इन शॉर्ट लाइक एनपीएस वी हैव राइट टू ड्रॉ अप टू 60% ऑफ कॉर्पस ऑन रिटायरमेंट। एनपीएस में जिस तरह से हम लोग रिटायरमेंट के टाइम में 60% कॉर्पस को विड्रॉ कर सकते थे, सिमिलरली यूपीएस में भी हम लोग 60% कॉर्पस को विड्रॉ कर सकते हैं। एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूपीएस
विच मेक्स इट्स बेटर देन एनपीएस। ये बहुत बड़ी बात है और यही मेन कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को कि हाउ यूपीएस इज बेटर देन एनपीएस। आगे देखिए, मैंने लमसम अमाउंट की बात की थी कि बेसिकली लमसम अमाउंट किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। तो देखिए, लमसम अमाउंट एंड कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी दोनों के बारे में डिस्कशन करूंगा कि लमसम अमाउंट जो देने की बात किया गया, ये कहता है कि 1/10 इंटू टोटल इमोलमेंट्स इंटू एल। अब एल क्या है, वेयर एल इक्वल टू नंबर ऑफ 6 मंथली completed years of service based on the number of months for contribution in individual pension corpus। माय डियर फ्रेंड्स, यदि यहाँ भी समझ में नहीं आया तो आगे और थोड़ा देर बने रहिए, मैं वहाँ विद एग्जाम्पल आपको लमसम अमाउंट के बारे में समझाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर ये समझिए कि लमसम अमाउंट जो निकलता है 1/10 इंटू टोटल इमोलमेंट्स मल्टीप्लाई बाई एल, एल फॉर नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है लास्ट बेसिक पे प्लस डीए, यानी आपका जो लास्ट बेसिक पे है उसमें डीए को ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ जॉब, कितने साल का आपका जॉब है, मल्टीप्लाई 15/26 और उसको 15/26 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ग्रेच्युटी निकल जाएगा। वेरी सिंपल टू फाइंड ग्रेच्युटी, वेयर 26 शोज एवरेज वर्किंग डे। 30 से डिवाइड इसलिए नहीं किया गया बिकॉज जो कहीं कहीं पर क्या है कि संडे को छुट्टी, तो 4 संडेज तो आ गया, तो इसीलिए 26 को रखा गया जो कि एवरेज वर्किंग डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब इस चीज़ को समझिए, जो लमसम अमाउंट की बात हो रहा था कैसे निकलता है उसको समझिए। यूपीएस कहता है कि यदि आप 25 ईयर्स का जॉब क्लियर कर लेते हैं, आपका 25 ईयर्स का जॉब हो जाता है, तो आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा ग्रेच्युटी के साथ। वो लमसम अमाउंट किस प्रकार से दिया जाएगा वो देखिए कैसे निकलता है। देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए सेवानिवृत्ति तिथि के अनुसार आपका जो मूल वेतन है वो 45,000 है। लेट सपोज मान लेते हैं कि 45,000 है, और उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि जो महंगाई भत्ता है वो 53% है। तो 45,000 का जो 53% हो गया वो आपका हो गया 23,850, यानी 23,850 रुपया। ठीक है, कितना हो गया 23,850 रुपया। तो यहाँ पर आपका जो हो गया टोटल जो इमोलमेंट्स हो गया वो हो गया 68,850 रुपया। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि हमने लास्ट का बेसिक पे लिया और जो महंगाई भत्ता है जिसे 53% उसको मैंने ले लिया, तो मेरा टोटल इमोलमेंट्स आ गया 68,850 रुपया। अब जो लमसम अमाउंट निकलता है वो इसी पर निकलता है, 68,850 रुपया पर निकलेगा। और ये आपका बेसिक पे कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर माना है इसको, तो ये 45,000 के अकॉर्डिंगली ये 68,850 है। आपका बेसिक लास्ट बेसिक पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इस पर हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जो देखिए, क्या मैंने फॉर्मूला बोला कि जो लमसम अमाउंट होता है वो 1/10 इंटू टोटल इमोलमेंट्स इंटू एल, यानी टोटल इमोलमेंट इंटू एल। एल क्या है, तो वही जो व्यक्ति की पेंशन कॉर्पस में अंशदान के लिए महीनों की जो मात्रा आधार पर वो 6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या है। अभी भी नहीं समझ में आया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कितना आया था 68,850 है ना, उसको 10 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया 60, मतलब 10 खत्म हो गया तो बच गया 1/10,100,000, यानी 68,850 था। 10 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया 6,850 है ना, यानी इतना हो गया। अब इसको पर क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे देखिए 1/10 से जब हम इसको डिवाइड किए तो कितना हो गया 6,885, यानी 1/10,100,000 6,885 रुपीज़। अब मान लीजिए कि आपने जॉब किया 10 सालों तक, तो 10 साल का मतलब क्या हो गया 120 महीना, 12 से या 12 कर सकते हैं। तो कितना हो गया, अब इसको पूर्ण 6 महीने की संख्या, 6 महीने से इसको आप
डिवाइड कर दीजिए। जो कह रहा है कि 1/10 इंटू टोटल एम्यूलमेंट्स इंटू एल, वही एल है कि 6 मंथ्स को टोटल एम्यूलमेंट्स लिया जाएगा। तो आपका जो आपका टोटल एम्यूलमेंट्स आया 6,1085 रुपीज़, तो आपका लेंथ ऑफ जब 10 ईयर्स हुआ, यानी उसको मंथ में कैलकुलेट कीजिए तो 120 मंथ हो गया, उसको 6 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 20। यदि आपने 15 ईयर्स तक जॉब किया तो हो गया 180 माह, यानी 180 मंथ, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 30। ठीक है। यदि आपने 20 ईयर्स का जॉब किया तो मंथ में कैलकुलेट करें तो 240 मंथ्स हो गया, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 40। इसी तरह से आपने जितना जॉब किया उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए मंथ में कन्वर्ट करके, तो वो आपका ए निकल जाएगा। अब ये जो 40 आया या 20, 30, 40, 50, 60 जो भी आ रहा है, 20 आया तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 1,37,700। यदि मैं 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया 2,06,550। यदि मैं 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया 2,25,400। अब आई थिंक आपको लमसम अमाउंट कैसे निकलता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे, एक बार फिर से थोड़ा ये कर देते हैं। आपका लास्ट बेसिक पे कुछ भी रहे वो ले लीजिए, उसके पर डीए ले लीजिए जो वर्तमान में है, तो टोटल एम्यूलमेंट्स आपका इतना आ गया। अब ये जो आपको आया इसमें आपको 1/10 इंटू टोटल एम्यूलमेंट्स मल्टीप्लाई बाई एल, ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला लगा दीजिए, ये फार्मूला लगा दिए। उसके बाद आपका जो भी आपका टोटल एम्यूलमेंट्स आया वो आप यहाँ पर रख दीजिए 1/10 करके, 1/10 से डिवाइड कर दीजिए तो इतना आया। अब आपका लेंथ ऑफ जॉब जितना भी रहे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एम्यूलमेंट्स निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कोई एक समूह राशि देय नहीं होगी यदि सेवा की अवधि 10 बरस यानी 120 महीने से कम अंशदान होगा, तो वो आपको एक समूह यानी लमसम जो अमाउंट है वो नहीं दिया जाएगा, यानी 10 ईयर्स का जॉब होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो लमसम अमाउंट कैसे निकलता है फिलहाल यहाँ पर हम लोग ये देखें। अब हम लोग आगे देखते हैं ग्रेच्युटी के बारे में, या फिर देखते हैं कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें देखिए क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के तौर पर 25 लाख रुपए तक की रकम दी जा सकती है। यह रकम कर्मचारी के आखिरी वेतन से, यानी आखिरी वेतन आपका जो भी है उसका 16.5 गुना या 25 लाख रुपया जो भी कम हो के बराबर होगी। तो एक बात तो समझ में आ गया कि यूपीएस के अंतर्गत आपको ग्रेच्युटी में 25 लाख या जो लास्ट बेसिक पे है उसका मल्टीप्लाई बाय 16.5 गुना कर लीजिए, दोनों में से जो कम होगा वो आपको ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। आगे कुछ और है कि यूपीएस में जो ग्रेच्युटी होता है वो क्या होता है, कैसे मिलती है, तो हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/4 हिस्सा जोड़ा जाता है, तब ग्रेच्युटी निकलता है। ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल का सेवा अनिवार्य है, 5 ईयर्स का जॉब आपका होना चाहिए, है ना। ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान भी मिलता है, कहाँ, यूपीएस में, नॉट एनपीएस में। तो आपको 25 लाख या लास्ट सैलरी का 16.5 गुना मिल रहा है। उसके बाद लमसम अमाउंट भी मिल रहा है ना। ग्रेच्युटी की गणना कैसे करते हैं, तो ग्रेच्युटी की गणना मैंने अभी ग्रेच्युटी वहाँ पर भी हम लोग ने देखा कि जो एक्चुअली में जो ग्रेच्युटी है उसकी गणना करने के लिए जो सब लास्ट बेसिक पे जो है उसी पर सारा खेल है कि लास्ट बेसिक पे प्लस डीए इंटू लेंथ ऑफ जॉब मल्टीप्लाई बाई 15/26 से डिवाइड करते हैं। वो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लास्ट बेसिक पे प्लस डीए है मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ जॉब मल्टीप्लाई 15/26 वेयर 26 शोज एवरेज वर्किंग डे शो कर रहा है। इसके अलावा यूपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन भी मिलती है। कम से कम 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलता है। मतलब ये सब एक ऐसा पॉइंट है जो कि यूपीएस को एनपीएस से गुड, बेटर एंड द बेस्ट बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब
यहाँ पर समराइज करते हैं, क्योंकि इतने डिस्कशन के बाद माइंड में बहुत सारे पॉइंट हौच पौच हो गया होगा, क्या है नहीं है कुछ। अब यहाँ पर देखिए एक समरी देखते हैं। पेंशन गारंटी एनपीएस है और इधर यूपीएस है। क्या पेंशन गारंटी एनपीएस में है? तो नो। इधर है यूपीएस में यस, 1 पॉइंट बढ़ गया, चलिए 1 पॉइंट मिला। पेंशन एक्सटेंडेड टू इन्फ्लेशन नो, जबकि इधर एस है। इन्फ्लेशन में भी यूपीएस हमारा काम करेगा। पेंशन पेवेबल एज पर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड प्रिवेलिंग एन्युटी रेट्स, जबकि इधर क्या है 50% ऑफ एवरेज पे ऑफ लास्ट 12 months ऑन कंप्लीटिंग 25 years ऑफ सर्विस, परफॉर्मेंस पेंशन फॉर लेजर पेंशन बेनिफिट, है ना। तो यहाँ पर भी बाजी मारते चला गया। अब मिनिमम सर्विस फॉर पेंशन एलिजिबिलिटी, तो नो मिनिमम सर्विस, इसके लिए कोई मिनिमम सर्विस नहीं है, जबकि इसके लिए 10 years ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। यहाँ पर 10 years का कंप्लीटेड सर्विस होगा तभी आपको न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहा है, बस इसको कंपेरेटिवली इक्वली रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मिनिमम पेंशन नॉट ग्रांटेड, बट इसमें 10,000 पर ईयर है, यहाँ भी बढ़त ले लिया। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए सेम चीज़ है, चलिए इक्वल है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जहाँ पर 14% प्लस डीए था और यहाँ बढ़कर 18.5% प्लस डीए है, जो कि यहाँ भी बढ़त हो गया। फैमिली पेंशन ऑन डेथ ऑन ऑफ सब्सक्राइबर एज पर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड प्रिवेलिंग इक्विटी रेट्स, जबकि यहाँ पर 60% ऑफ जो एलिजिबल पेंशन अमाउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी यहाँ पर भी बढ़त। सीधा सीधी एक समरी के रूप में भी यदि हम देखें तो यहाँ पर से भी स्पष्ट हो रहा है कि एनपीएस से यूपीएस जो है वो बेहतर है। 1 2 3 4 5 6 7 7-8 पॉइंट ऐसे हैं, 7-8 बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले हैं एनपीएस के कंपैरेटिवली यूपीएस में। तो यहाँ पर इस समरी से हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो यूपीएस है वो एनपीएस से बढ़त हासिल करते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हमें करना क्या है, कौन बेहतर है ना, करना क्या है। चलिए कंक्लूजन, इसका एक कंक्लूजन के तौर पर यदि लिया जाए तो देखते हैं कंक्लूजन के तौर पर कि कंक्लूजन देखा जाए तो द यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रोवाइड्स ए सिक्योर एंड प्रिडिक्टेबल पेंशन सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द यूपीएस versus NPS debate, while NPS may lead to potentially higher returns due to the market linked investment. UPS focused on assured benefit and inflation protection. UPS हमारा assured benefit देता है, एक सुनिश्चित बेनिफिट देता है, इन्फ्लेशन में भी प्रोटेक्शन देता है, बट NPS में ऐसा नहीं है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द एक्ट, बिल्कुल इन शॉर्ट में यदि बोला जाए कि कौन बेहतर है, एनपीएस की यूपीएस की ओपीएस, तो सीधा सीधी बात है सर कि इफ यू प्रीफर अ ग्रांटेड पेंशन विथ नो कंट्रीब्यूशन द बेस्ट ऑप्शन यूपीएस, एंड इफ यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मार्केट लिंक्ड ग्रोथ द बेस्ट ऑप्शन एनपीएस, एंड इफ यू वांट एन एश्योर्ड पेंशन विथ गवर्नमेंट सपोर्ट the best option UPS। My dear friends, I think आपको पूरी बात समझ में आएगा, क्योंकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एनपीएस बेटर है या फिर यूपीएस। यदि यूपीएस बेटर है एनपीएस से तो कैसे, यदि एनपीएस यूपीएस से बेटर नहीं है तो कैसे। आई थिंक इस पूरे वीडियो में बिल्कुल सरल और सहज वे में आपको बताने का प्रयास किया हूँ। आई थिंक आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको सही में अच्छा लगा हो तो अपने जो भी आपके नियर एंड डियर बन है, जो भी नीडी पर्सन है, उनके पास मेरा यह प्रयास जरूर पहुंचाएं, ताकि मेरा और जो कॉन्फिडेंस है, जो मेरा एनर्जी है, वो उस लेवल तक पहुंचे कि मैं आपके लिए कुछ और नया कर सकूं, नया ला सकूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं ऐसे ही
इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू।